दुश्मन को दोस्त बना लो, गद्दार को कभी दोस्त मत बनाओ। दुश्मन सामने से लड़ रहा है, आपको पता है कि ये आपका दुश्मन है। गद्दार का तो पता नहीं होता कब कहाँ पीठ में छुरा घोंपेगा। और कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी हुई है, अपनों ने की है। कुछ एक गद्दार हर सीट पे थे ना, इनको ये था कि ये हारना चाहिए, ऊपर सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी को मैं खासकर ये बात कहूंगा, गद्दारों से बचना चाहिए पार्टी को। जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है उन लोगों से बचो, नहीं तो सत्ता में नहीं आओगे। कुमारी सैलजा का कितना प्रभाव रहा, कितना नहीं रहा? अगर चुनाव के समय कोई नेता मेहनत नहीं कर रहा तो सीधी सी बात है कि आदमी क्यों घर बैठा है। कुछ नेता थे जो घर बैठे रहे, मेहनत नहीं की। अरे नेता हैं और चुनाव में नेता मेहनत नहीं करेंगे तो करेंगे कब? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या देखते हो आप उनमें? क्या खासियत है उनके अंदर? 3 स्टेट में 37 सीटें नहीं जीती कांग्रेस ने। यहाँ हुड्डा साहब एक छोटे से स्टेट में 37 सीटें जिता के लेके आए। बैकवर्ड क्लास का सपोर्ट नहीं मिला इसलिए चुनाव हार गई। लोकतंत्र में तंत्र की जीत होगी, लोग हार गए। आपकी वाइफ शिल्पा भाभी का क्या रोल था? आज सबसे बड़ा दर्द है ये, सरकार होती तो दूना मजा था। सदन में आप पहली बार गए, पहली बार ओथ ली, कैसा एक्सपीरियंस? क्या आप बता सकते हो जैसे जब ओथ लेते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप? तो इलेक्शन का जो 20 दिन का जो टाइम होता है ना, दौरे पे दौरे, वोट मांगने जाना और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें माइंड में क्या रहता है? लोग ये कहते हैं कि या तो चौधरी देवलाल की रैली देखी थी इतनी बड़ी, या जस्सी पेटवाड़ की देखी है। मेरे फादर साहब जल्दी चले गए थे जब मैं 11वीं क्लास में था। हम सारा परिवार अब डूब चुके हैं उस चीज में। मैंने सारी जवानी खर्च कर दी, सब कुछ लगा दिया। 2011 में मैं सक्रिय हुआ। दुष्यंत जी के साथ भी दोस्ती होने के कारण चुनाव में मेहनत करनी पड़ी। उस टाइम मेरे को नारायण का प्रभारी लगाया गया था। तो दुष्यंत जी 42,000 वोटों से चुनाव जीते थे नारायण से। तो ये उपचुनाव था जहाँ से मैं कम्प्लीटली राजनीति में आ गया। कई बार नेता थोड़ा सा कान का कच्चा ज्यादा हो जाता है। कोई बात थी जो दुष्यंत जी के साथ थोड़ा वाद विवाद की बात थी, और अभय सिंह जी की तरफ से पहले जब इकट्ठी INLD थी उस टाइम भी पूरा वो था कि भाई चुनाव आपको लड़ाएंगे। तो जब अलग अलग हुई INLD और जजपा, तो आपने फिर INLD क्यों चुनी उस टाइम? जस्सी पेटवाड़ अगर नेता नहीं होता तो क्या होता? बस भारत पाकिस्तान मैच का तो होता है कि वो देखेंगे पक्का। भारत पाकिस्तान तो। हाँ। बीजेपी पार्टी के अंदर आपके सबसे पसंदीदा नेता कौन है? हम यंग हैं, जात पात की बात हम क्यों करें, हम धर्म की बात क्यों करें, मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हम? मोदी आए हैं, मोदी पता नहीं क्या अच्छा करेंगे। 24 फसलों का नाम तक इनको पता नहीं और ये कहते हैं हम 24 फसलों पे MSP दे रहे हैं। तो बीजेपी की दुकान में कभी भी जात पात और धर्म के अलावा कभी कोई सामान बीजेपी की दुकान में रहा नहीं। आज भी नहीं है, कल भी नहीं था, कभी नहीं था। तो मैं वहां जब गया तो सारे झूठ, ये बीजेपी वाले सारे झूठे पूरे बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, लंबे लंबे झूठ बोल रहे हैं। राजनीति से हटके थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हो? ये राजनीतिक जो आदमी होता है ये एक दुल्हन की तरह होता है कि उसे पूरे परिवार का ख्याल रखना होता है। दुष्यंत चौटाला जी की काफी वीडियो देखी है। तो पैसे वाले लोग हैं, उनको कैसे मिल जाती है फिर फुर्सत? अब परमानेंट फुर्सत कर दी लोगों ने। अब तो जिम मार सकते हैं फ्री हैं। आपको राजनीति के परिप्रेक्ष्य से अपने अंदर क्या ख्यास लगता है? हमारे नारनौंद में जहाँ 2 लाख की आबादी का हॉस्पिटल है, 7 साल से एक्सरे मशीन नहीं है। एक गांव में 5 करोड़ का हॉस्पिटल बना दिया। उसमें आप जाओगे तो उसमें सिर दर्द की गोली नहीं मिलती आपको। 4 साल में ऐसा क्या किया आपने भाई जो आप चुनाव जीत गए? मैं बिल्कुल आम घर से हूँ, गाँव में रहता हूँ। तो वो मेंटल प्रेशर कैसे हैंडल किया फिर नींद नहीं आती, रिजल्ट तक किसको नींद आती है। फिर बन गए, फिर उस दिन नींद इसलिए नहीं आई, सरकार नहीं बनी। हो ना? जस्सी भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। आखिरकार MLA बन गया आप। बना दिया भाई लोगों ने बना दी। बिल्कुल। 19 में नहीं बन पाए थे उस टाइम। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेहनत भी कम थी, टीम भी थोड़ी सी छोटी थी, पार्टी भी अलग थी, और इस बार मेहनत चरम पे थी। हाँ। मजबूत टीम थी, लोगों का भी काफी हुजूम था। बिल्कुल। जहाँ टीम मजबूत टीम होने के बाद फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इस बार ये कह सकते हैं कि ये मिशन जो था वो स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे थे हम मिशन को लेके। इस बात का कितना फील है आपकी पार्टी की सरकार नहीं आई? बहुत फील है, और आज सबसे बड़ा दर्द है ये कि भाई सरकार नहीं बना पाई। लोगों को उम्मीद थी कि भी कांग्रेस की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल ऐसी नीतियां बनाई जो लोगों के खिलाफ ज़्यादा गई, पक्ष की बजाय, फ़ायदे की बजाय लोगों को नुकसान ज़्यादा हुआ। ऐसे बहुत सारे फैसले हुए। तो उस वजह से है ना पीड़ा है। आज जब लोग काम के लिए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की पीड़ा है कि भाई काम अधिकारी भी कर रहे हैं, जो काम कहते हैं लगभग 90% पूरे हो रहे हैं। और बस एक बड़ी पीड़ा जो मन में है ना वो ये है कि जिन साथियों से रोजगार का वायदा किया था ना,
तो क्योंकि बीजेपी ने रोजगार तो हरियाणा से ख़त्म कर दिया, बिल्कुल पूरे देश से ही ख़त्म कर दिया। और वैसे भी आज माहौल ऐसा है कि पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो कहीं ना ये बात तो कहीं हुड्डा साहब भी कहते आ रहे हैं पिछले नहीं 5-10 है, साल से। ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट आंकड़े हैं, ये नहीं कि भी कोई हम विपक्ष के अपनी तरफ से कोई बनाए हुए आंकड़े हैं। 38% बेरोजगारी दर हरियाणा में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। तो वहाँ सबसे बड़ी पीड़ा मेरे को वहाँ है कि मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए रोजगार की लड़ाई, सरकार जब होती है तो हम रोजगार के नए अवसर मिल जाते हैं। यहाँ तो बहुत सारी पद 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, वो सरकार भर नहीं रही है। कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है। तो पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा यही है जीवन का। जब एमएलए तो जीत जाता है, पार्टी की सरकार रहती, पार्टी हार जाती है, तो कहीं ना कहीं खुशी बनाने का मौका भी हाथ से चला जाता है। ऐसा भी होता है कुछ? क्या फीलिंग आती है अंदर से उस टाइम? हाँ होता है। अब मान के चलो, देखो जीवन का सपना, उस एक सपने को लेके हमने मेहनत करी कि भाई हमने विधायक बनना है। नारनौल से कांग्रेस नहीं जीती कभी, कांग्रेस जीती। कैप्टन में दूसरी बार आ रहे। चलो वो तो 5 बार हार चुके हैं, उनका तो कोई उनकी तो क्या मैटर है। वो तो मेन चीज़ ये है कि भाई चुनाव जीते। आपको लगभग कितने बजे पता चला उस टाइम, जिस दिन रिजल्ट आए थे, भाई मैं जीत की तरफ अग्रसर हूँ? नहीं, साथ के साथ कनेक्ट थे बाहर। देखो अंदर तो फ़ोन नहीं जाते, बाहर कनेक्ट बने हुए थे कि भाई सरकार किसकी बन रही है, कौन आगे चल रहा है। एक बार ऐसा भी हुआ कि भाई बराबर आए, तब खुशी भी हुई कि भाई हम भी चुनाव जीत गए और सरकार की भी उम्मीद बढ़ गई है। फिर जब बाहर सर्टिफिकेट लेने के लिए मुझे 1 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, तो जब बाहर आए तो जो अंदर की फीलिंग थी ना, वो थोड़ी सी जो होनी चाहिए थी वो कम थी। क्यों, सरकार होती तो दूना मजा था। मजा है। दो माइंड होते हैं, एक तरफ तो हम पर्सनल जीत या हार, एक तरफ पार्टी की जीत या हार। दोनों काम करते हैं उस टाइम पे। अब खुद की जीत की खुशी बहुत बड़ी थी और बहुत सारे साथियों के 90% साथियों के चेहरे पे खुशी थी कि हमारा भाई विधायक बन गया, हमारी मेहनत कामयाब होगी। बुजुर्गों को के मन में ये था कि भाई एक गरीब किसान के बेटे को विधायक बनाना है। सारी चीज़ें थी, बट एक अंदरूनी पीड़ा लगा लो या लोगों के चेहरे पे था कि भी राज नहीं आया। वो पीड़ा भी साथ की साथ थी और है, और मुझे लगता है कि जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी ये पीड़ा बनी रहेगी। सदन में आप पहली बार गए, पहली बार ओथ ली, कैसा एक्सपीरियंस था? शानदार था। देखो 3 करोड़ लोगों में से 90 आदमियों में आप आ रहे हो, तो उससे बड़ा अनुभव क्या है। और जब एक जीवन का मोटिव हो, एक जीवन का सपना हो कि भाई मैंने इस फील्ड में मेहनत की है। अब कोई पढ़ता है बच्चा, उसको नौकरी लग जाती है, तो उसकी तो मंजिल मिल गई ना उसको। तो मेरी जो मेहनत थी कि भाई हमने नारनौल से कांग्रेस को जिताना है, विधायक बनना है, तो चीज़ें तो देखो सबसे बड़ी एक फिर उसके बाद आप पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच के जब आप ओथ लेते हो, आप जैसे वोट मुझे मिले 85,000, लेकिन मैंने प्रतिनिधित्व तो 2.25 लाख वोटों का करना है। विधानसभा में जिसने दिया चाहे ना दिया हो, सब जब जीतने के बाद सब के आए वोट हो जाते हैं। और हारने के बाद एक अलग है ना, हारने के बाद जिम्मेवारी तय नहीं होती ना, जीतने के बाद तो एक जिम्मेदारी है। आज एक जिम्मेदारी है, तो मैं 2.25 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जब आप 2.25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो जिस मंच पे बैठ के, तो अपने आप में जिम्मेदारी भी होती है और बहुत बड़ी मन में फीलिंग भी है कि भाई हाँ, मैं आज उस जगह पे हूँ जो मैंने सपना देखा है, जिस मंजिल के मैंने लगातार संघर्ष किया है। क्या आप बता सकते हो, जैसे जब ओथ लेते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप एक चीज? सेशन, ओथ का सेशन होता है जब स्पीकर को प्रमोटम स्पीकर बिठाया जाता है। क्योंकि जब तक परमानेंट जो स्पीकर होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं होती, तो पहले वो बनाए गए थे जो कांग्रेस के ही थे। हाँ, सबसे उम्रदराज जो एमएलए थे, रघुबीर सिंह का जो बेरी से 7वीं बार विधायक हैं। हाँ। तो उसमें बारी बारी सबकी आती है, जिले वाइज ओथ होती है, तो सभी विधायक अपनी ओथ लेते हैं ताकि एक संविधान के प्रति ट्रेनिंग वगैरह भी होती है ओथ से पहले? कोई ट्रेनिंग नहीं होती उसमें। तो आप को पेपर मिलता है कि भाई ये ओथ है आपकी, पढ़ना है, उसको पढ़ के बोल दो, बिना पढ़े बोल दो, उसमें कोई वो नहीं होता। ठीक है। तो जब एक प्रदेश की सबसे बड़ी जो मंच है विधानसभा हरियाणा का, उसमें जाना ही अपने आप में एक अद्भुत है। जब वो एंट्री करते हैं, जब उस एक मंदिर ही है वो वहाँ,
आप 3 करोड़ लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरते हो। 3 करोड़ लोग प्रदेश के और फिर देश के करोड़ों लोग देखते हैं कि भाई ये फलाना प्रतिनिधि क्या बोलता है, क्या अपनी बात रखता है। तो उस मंदिर में जब मैं एंट्री की, वही एक अपने आप में अनुभव था। जब वहाँ गए तो देखा कि भाई पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा विधायक यहाँ से बोलता है, ये ऐसे बोलता है। तो एक उस इमारत जो एक मंदिर है, हम्म। तो जब उसमें प्रवेश करते हैं तो ही अपने आप में मन में फीलिंग गजब होती है। और जब फिर उसके अंदर जाना, वहाँ खड़े होके ओथ लेना। घबराहट हुई थोड़ी बहुत? नहीं, घबराहट तो नहीं। मैं बहुत सारे मंचों पे, देखो ये मंच फर्स्ट टाइम ये था। मंच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हाँ तो होता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। घबराहट तो नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी, जब एक आप बहुत, मैं बहुत सारी रैलियों में बोल चुका हूँ, स्टेट का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। और हरियाणा में इनेलो में 2000, आप युवा प्रतिष्ठक थे। हाँ, और हरियाणा का मैं 2016 में सबसे छोटी उम्र का जिला पार्षद भी रहा हूँ। जिला परिषद का चुनाव जीता था मैंने। तो जब एक घबराहट वाला तो मैटर नहीं रहता, खत्म हो जाए है। क्योंकि जब क्योंकि आपके, पहली बार पहुंचे थे वहां पे, थोड़ा बहुत तो मन में होता है कि हाँ कुछ होता भी है, अलग। ये तो होता ही है भी, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। क्योंकि आप पूरा हरियाणा देख रहा होता है उस हाँ टाइम। बिल्कुल होता है। देखो पूरा हरियाणा भी, और जिन लोगों ने आपको वहाँ भेजने का काम किया, वो लोग भी उम्मीद से देखते हैं कि भाई हमारा आज, हमारी मेहनत, हमारे वाले तो जो जो इलाका है वो छाती ठोक के कहता है कि भाई हमारी वजह से आज ये काम हुआ है। तो भाई उनकी वजह से जब मैं वहाँ पहुँचा था तो लोग देखते हैं, तो मन में तो होता है कि भाई कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। अब वो कहते हैं ना, जब एक मिशन लेके चलते हैं तो उस मिशन तक पहुंचना और जीतना काफी कठिन काम होता है। पूरी टीम का उसमें योगदान रहा होगा, आपकी पूरी टीम का। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं एक पर्सन की बात करना चाहूंगा, आपकी वाइफ शिल्पा भाभी का क्या रोल था? क्योंकि हमने काफी देखा वोट मांगते हुए, उनको घर घर जाते हुए। क्या रोल था आपकी पत्नी का? ये टीम का सबसे अहम रोल था। और फिर देखो हमारे पास एक मजबूत टीम खड़ी हो चुकी थी। तो हमने महसूस किया कि अब हम बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, और एक ऐसी टीम बन गई है जो बहुत मजबूत है। तो हमें लगा कि भाई क्यों ना जो आधी आबादी है उसको भी, उसकी भी हम एक ऐसी मजबूत टीम बनाएं। तो जब मुझे बैकग्राउंड से, मतलब कि पर्दे के पीछे से जो शिल्पा की सपोर्ट मिलती थी, तो पर्दे के पीछे से थी चीज़ें, हम ये चीज़ कर सकते हैं। अभी भी आपकी सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि जहां आप नहीं पहुंच पाते वहां भाभी जी पहुंच जाती हैं। हाँ, उसमें ये है ना कि भाई हम गैर हाजिरी नहीं लगने देते हमारे हल्के में। कोई ना कोई जरूर जाए। मैं और नहीं, कोई ना कोई तो नहीं, हम दो ही हैं तो दो हम जा रहे हैं। ये है कि हम कोई शादी में, कि सुख दुख में, या कहीं किसी मंच के ऊपर हमारी गैर हाजिरी नहीं होती। या मैं जाऊंगा या मैडम जाएगी। तो उसमें ये है कि भाई एक मजबूत टीम हमें महिलाओं की खड़ी करनी थी। तो बखूबी काम वो शिल्पा ने किया। और एक बहुत मजबूत, जब मैं आपको कमाल की बात बताऊं, जब 3 तारीख 5 तारीख को चुनाव था, तो 3 तारीख को रैली थी विधानसभा में, आखिरी दिन रैली थी, दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे। तो उस दिन जितनी हमने 9,000 कुर्सियां जो पूरी रैली के लिए लगाई थी कि भी 9,000। और वो एक ऐसी रैली थी जो हरियाणा में अगर सबसे बड़ी रैलियों में गिने तो उसमें नंबर आता था ऊपर उनका। लोग ये काफी कहते हुजूम हैं था, कि या तो चौधरी, ऑनलाइन भी हाँ, और ऑफलाइन भी काफी भीड़ थी। लोग ये कहते हैं कि या तो चौधरी देवीलाल की रैली देखी थी इतनी बड़ी, या जस्सी पेटवाड़ की देखी है। तो उस रैली में कमाल की बात ये हुई कि हमने जो 9,000 जो चेयर्स पूरी रैली के लिए लगाई गई थी, जो हालांकि चेयर का कोई महत्व नहीं बचा था, वो इतनी बड़ी थी, जिसमें कम से कम भी लोग बताते हैं, और जो सीआईडी रिपोर्ट्स हैं और जो हमारे वीडियो जो रैली के हैं, जो रिकॉर्डिंग चीज़ें हैं, उसमें ये बताते हैं कि लगभग 7,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर आए। तो इसे आप एक ट्रैक्टर रैली का 9,000 कुर्सी, 7,000 ट्रैक्टर। हाँ, तो मतलब हमने तो ये लगाया था ना भी चुनाव का है, लोग लगे हुए हैं। तो 7,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर आए, फिर बाइक, गाड़ियाँ, बहुत, एक बसें अलग हैं। मैं ईमानदारी से कहूँ तो 200 से ज़्यादा बसें थी उस रैली में जो हमने की थी। फिर अलग से गांव वाले स्कूलों की बसें आई, बहुत सारी अलग चीज़ें। तो वो जो कुर्सियाँ हमने लगाई थी, वो केवल और केवल, उसमें आप देखोगे आज भी उसकी वीडियो उठा के, फोटो उठा के, तो केवल महिलाओं की भरी हुई थी। उस कुर्सी पे एक भी जेंट्स नहीं बैठा, महिलाएं बैठ गई। और उसके बाद महिलाएं खड़ी रही, कम से कम 2 से 3 हजार महिलाएं उसके बाद खड़ी भी रही। और फिर लोगों का नहीं पता मुझे, नारनून अनाज मंडी से लेकर के और मंच तक पहुंचने में मुझे खुद को कम से कम 45 मिनट लगे हैं।
इतनी भयंकर भीड़, इतनी भयंकर, मतलब इतने जबरदस्त लोगों का जोश देखने वहाँ लायक पे एक था। चीज और थी, दीपेंद्र हुड्डा साहब का वो हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था, ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ था, लेट आए थे शायद। ना, हमारे नाड़ुंद में ऐसा नहीं हुआ। उस रैली में बताया गया उस था, दिन काफी रैलियां थी उनकी। काफी रैलियां थी, तो हेलीकॉप्टर उतरने में परेशानी हो हाँ, रही थी, ऐसा काफी कुछ रैलियां थी। ऊपर से परमिशन नहीं मिली थी। तो विपक्ष के साथ ये सरकार ही ऐसी है, करती है। अच्छा। हाँ, विपक्ष के नेताओं को सामना करना पड़ता है इस टाइप की चीज़ों का, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हों। इलेक्शन अब मतलब आपका इलेक्शन देख के ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा था इलेक्शन आपका, मतलब माइंड में क्या चलता है जब हर गांव में जाना पड़ता है, और इलेक्शन का जो 20 दिन का जो टाइम होता है ना, दौरे पे दौरे वोट मांगने जाना, और आगे से आगे शेड्यूल और लेट होना, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें माइंड में क्या रहता है? देखो, इतने बड़ी चीज़ को एक आदमी मैनेज नहीं कर सकता। हम्म। ये तो ऑटोमेटिक ही मैनेज होता है। जब टीम अच्छी हो तो मैनेज कर लेती है। अब जैसे आपके सभी रिश्तेदार भी लग जाते हैं, आपके सभी साथी लग जाते हैं, दोस्त लग जाते हैं, भाई लग जाते हैं, पूरा परिवार खड़ा हो जाता है, पूरी विधानसभा में जितनी आपकी टीम है वो खड़ी हो जाती है। तो उसमें जैसे आप देखोगे ना, मैनेजमेंट इतनी ज़बरदस्त थी। इतनी बड़ी रैली के बावजूद नारनौंद शहर में 5 मिनट से ज़्यादा का जाम नहीं लगा। तो ये मैनेजमेंट थी। तो वो थी रैली कहाँ पे वो? नारनौंद अनाज मंडी में। अनाज मंडी में। तो ये चीज़ें पूरी की पूरी मैनेजमेंट देखनी पड़ती है। वो जो मेरे रिश्तेदार लगा लो, परिवार लगा लो, सभी संभाल रहे थे। सबकी अलग अलग ड्यूटियां थी। हर चौक पे वॉलंटियर्स थे, और मैनेजमेंट की जहाँ रिश्तेदार थे जो संभाले हुए थे सारे काम को, उन्होंने बड़े बखूबी उन्होंने संभालने का काम किया। आप बार बार अपने आइडियल का नाम लेते हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या देखते हो आप उनमें, क्या देखो, खासियत है उनके अंदर? सबसे बड़ी खूबी तो देखो, जब जनता नेता को चाहती है तो कुछ न कुछ देख के ही चाहती है। हुड्डा साहब ने भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होकर बड़ी मजबूती से काम करने का काम किया है। दीपेंद्र जी को मैं इसलिए मानता हूँ कि दीपेंद्र जी जितनी मेहनत पिछले 5 साल में किसी ने नहीं की। हरियाणा प्रदेश की, सब जहाँ मैं स्टेट लेवल की मैं बात करूँ, दीपेंद्र जी ने जम के मेहनत की है। रात के 3-3 बजे तक, बिना किसी चुनाव के समय भी 3-3 बजे तक उनके चाय पानी लगे हैं। तो ये अपने आप में ये थे कि भी दीपेंद्र जी मेहनत कर रहे हैं, और उनका हर विधानसभा पे एक मजबूत जनाधार पिछले जब से 10 साल से सरकार गई है, तो 10 साल में विपक्ष में हुड्डा साहब ने बड़ी मजबूती से उसे निभाने का काम किया है। और हुड्डा साहब ने इस बार, मैं उनकी इज्जत मेरी नज़रों में इसलिए भी बढ़ जाती है, दीपेंद्र जी की बात करूं, हुड्डा साहब की बात करूं, आपने देखा होगा कि 40 विधायक नए आए तो ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ से ही आए हैं, और यंग आए हैं, तो नौजवान आए हैं, तो जिसमें ना परिवार देखा गया, ना बैकग्राउंड जिनमें देखा से आप गया। एक हो। मैं एक हूँ। अब मेरा परिवार की मैं बात करूँ तो मेरे परिवार से तो कोई आज तक पंचायत मेंबर भी नहीं बना था। जिस विधानसभा से कभी कांग्रेस नहीं जीती, उस पर हुड्डा साहब ने भरोसा किया। भी एक 32 साल का लड़का जिसके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जो कभी पहले एक विधायक नहीं बना, तो वो चीज़ें कंट्रोल वो कर सकता है। तो नजरें फिर इज्जत तो बढ़ ही जाती है। हुड्डा साहब ने जब यहाँ मजबूत थी कांग्रेस, नो डाउट गड़बड़ हुई है चुनाव में, लेकिन आप 3 स्टेट की बात कर लो, उठा लो, आप महाराष्ट्र उठा लो, जम्मू कश्मीर उठा लो, झारखंड उठा लो, 3 स्टेट में 37 सीटें नहीं जीती कांग्रेस ने। यहाँ हुड्डा साहब एक छोटे से स्टेट में 37 सीटें जिता के लेके आए। तो उनकी लेगेसी है मजबूत, मजबूत उनका जनाधार है। जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में एक ये देखती है कि भी वो एक ऐसे नेता हैं जो सबको साथ लेके चल सकते हैं। दूसरा, हुड्डा साहब की इसलिए भी हो जाती है, हमारे हरियाणा प्रदेश में 36 बिरादरी में हुड्डा साहब की कोई विरोध नहीं है कहीं किसी बिरादरी में, कि भी हुड्डा साहब से कोई बिरादरी या कोई समाज नफरत करता हो, या उनको ये कह सकता हो कि भाई इस समाज के लिए उन्होंने गलत किया। समान विकास और समान। लेकिन चुनाव के बाद ये बातें क्यों उठी, लगभग 15 से 20 दिन चर्चा में रही बात कि जो बैकवर्ड समाज है, हुड्डा साहब का मतलब उनको सपोर्ट नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी को बैकवर्ड क्लास का सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए चुनाव हार गई, इसलिए सरकार नहीं बना पाई। तो सबका एक सिस्टम होता है। अब आप कहोगे कि भाई एससी समाज का इतना ज़्यादा सपोर्ट को बीजेपी को भी नहीं मिला, तो ये तो एक सबकी एक आस्था की होती है कि भाई कोई बिरादरी ज़्यादा वोट किसी पार्टी को दे देती है, कोई बिरादरी किसी को ज़्यादा दे देती है। उसमें
जब नेता होता है तो नेता ये नहीं सोचता कि मुझे इस समाज के ज़्यादा वोट चाहिए, मुझे उस समाज के कम चाहिए। सबको इक्वल मेहनत जो की जाती है। अब मैं पिछले 13 साल से सुख दुख में जाता हूँ मेरी विधानसभा में। मैं ये देख के तो कभी नहीं जाता कि भाई मुझे जाट के घर सुख दुख में जाना है, ब्राह्मण के जाना है, तो पंजाबी के नहीं जाना, या मैंने उसके नहीं जाना। मैं तो सबके जाता हूँ। अब मेरे पास संदेश आता है कि भाई गांव में एक डेथ होगी, तो हम ये नहीं पूछते कि किसके हुई है भाई, ठीक है भाई किस जाति का? आएंगे किस जाति में, सब में जाते हैं। शादी का कार्ड आता है, शादी के कार्ड में ये थोड़ी देखते हैं भाई ये वाल्मीकि का आया है, या भाई चमार का आया है, या जाट का आया है, या धानक का आया है, ब्राह्मण का आया है, सब में जाते हैं। तो नेता कभी ये नहीं सोचता कि उसे उसे किसी समाज के कम वोट मिले या उसके उसी ज़्यादा समाज में जाना है। और हमारी तो बिल्कुल नहीं। और हुड्डा साहब तो सब टिकटों की बंटवारा देख लो आप। कांग्रेस का बंटवारा सम्मान 36 बिरादरी को हुआ है, जो जिसने जहाँ मेहनत की उसको टिकट दी। फिर हार के आपको मुख्य कारण क्या लगते हैं पार्टी के सरकार न बनाने के? बहुत सारे इंटरनल कारण हैं जिनकी ऑब्जर्वर्स के हिसाब से सर्वे भी हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं। उस पर तो मीडिया के सामने तो अपन ये बात नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, और लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में तंत्र की जीत होगी, लोक हार गया, तो तंत्र ज़्यादा जीतता है। एक चीज और उठी जब चुनाव प्रचार हो रहा था, आपकी रैली से भी एक चीज वायरल हुई थी। क्या मानते हो आप, कुमारी सैलजा का कितना प्रभाव रहा, कितना नहीं रहा? और बाद में जो आरोप लगाए गए कि भाई कांग्रेस पार्टी कुमारी सैलजा की वजह से चुनाव हारी है, ऐसा कुछ क्या बहुत सारे आरोप लग रहे थे ना, चुनाव मैं तो ये रिजल्ट के कहूँगा बाद? कि उनका कोई प्रभाव, ज़्यादा कोई प्रभाव वाली बात उनकी नहीं रही। कि भाई कोई अब अगर देखो अ, ये चीज़ें सब ने देखी हैं, ठीक है, सबको पता है कि कौन किसकी मदद कर रहा था, कौन कहाँ मदद कर रहा था। तो लेकिन जिसका कुछ ज़्यादा पर बड़ा प्रभाव हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो हर विधानसभा के हिसाब से 35-40 हज़ार वोट इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने जो प्रचार में भी नहीं आए, जो लोग कई चीज़ें हैं वो सारी पार्टी को देखनी चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए भी किसने मेहनत की। अगर चुनाव के समय कोई नेता मेहनत नहीं कर रहा तो सीधी सी बात है कि आदमी भाई क्यों घर बैठा है, पता करना चाहिए क्या पार्टी कांग्रेस में को। सब ठीक ठाक है? मुझे तो सब ठीक ठाक लगता है। हुड्डा साहब और कुमारी सैलजा की आपस में अच्छी है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों ने वोट देना होता है। अब नारनूंद में क्योंकि ये बातें बहुत अब चली चुनाव के बाद कि अगर वो ये इकट्ठे ये होते केवल तो केवल शायद कांग्रेस की सरकार बन सकती थी हरियाणा में। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो कि कोई लोग मेरी रैली को लेके आपने बात की, अभी मेरी रैली में कोई बात हुई, तो क्या हम सर हार गए? 13,086 वोटों के बहुत बड़े मार्जिन से हम चुनाव जीतते हैं। आपने टारगेट भी कोशिश, दिया था भाई मुझे इतने वोटों से चुनाव जीतना है। हाँ 52,000 वोटों हाँ, से 52,000 जीतना वोटों था। को दिया था। ठीक, बहुत सारे कारण हैं। मैं ये सामने में नहीं बोलना चाहता मीडिया के सामने कि किसने क्या किया क्या नहीं, बहुत सारे कारण हैं। मैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एक ही बात कहूँगा, गद्दारों और कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को मैं खासकर ये बात कहूँगा, गद्दारों से बचना चाहिए पार्टी को। जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है उन लोगों से बचो, नहीं तो सत्ता में नहीं आओगे। सामने से जो सामने आके लड़े ना, उनको छाती पे लगाओ, उनको शामिल करो पार्टी में, उनको लेके आओ, क्योंकि वो दुश्मन हो सकते हैं, गद्दार नहीं हो सकते। दुश्मन को दोस्त बना लो, गद्दार को कभी दोस्त मत बनाओ। दुश्मन और गद्दार में क्या फर्क है? बहुत सारा है। दुश्मन सामने से लड़ रहा है, आपको पता है कि ये आपका दुश्मन है। गद्दार का तो पता नहीं होता कि ये गद्दार कब कहाँ पीठ में छुरा घोंपेगा। और कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी हुई है, अपनों ने की है। सबको ये था भाई नहीं, ऊपर तो सरकार आ रही है कांग्रेस की, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन ये नीचे जो है ना, हमारा विधायक जो लड़ रहा है, किसी भी सीट की बात कर रहा हूं मैं, अकेली नारनूंद की बात नहीं कर रहा, सब सीट्स की, सबको ये था, ये जो कुछ एक गद्दार हर सीट पे थे ना, इनको ये था कि ये हारना चाहिए, ऊपर सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए। तो 90 की 90 सीटों पे ये चल रहा था। कुछ लोग थे, कुछ नेता थे, कुछ कार्यकर्ता थे जो घर बैठे रहे, मेहनत नहीं की। अरे नेता हैं और चुनाव में नेता मेहनत नहीं करेंगे तो करेंगे कब? अब मैं हूं, मेरे लिए चुनाव भी सेम, 5 साल में ऐसे ही मेहनत करता हूं ना, मैं आज रुका हूं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, 2 महीने में
2 महीने में हमने लगभग 500 से ज़्यादा शादियां अटेंड कर दी मैंने और मैडम ने। अभी जीतने के बाद? अभी जीतने के बाद की बात कह रहा हूँ। 500 से ज़्यादा शादियां 2 महीने में। हर रोज हमने 20 शादियां अटेंड की हैं, 25 शादियां अटेंड की हैं, 26 शादियां अटेंड की हैं। और 2.5 महीने के इस अंतराल में 500 से ज़्यादा शादियां बहुत हो जाती हैं। सुख दुख सारी चीज़ें, जहाँ चाहे मंडियों में जाने की बात हो चाहे कहीं हो। लेकिन जो एक्टिव नहीं है, अब दीपेंद्र जी ने बिना चुनाव के भी मेहनत की है, उन्होंने चुनाव में भी मेहनत की है। पूछो, सभी को आंकड़ा होना चाहिए सबके पास, किस नेता ने कितनी रैलियां की, कहाँ की, क्या रिजल्ट्स निकले उन रैलियों के, होना चाहिए ना सबका। आपकी सोशल मीडिया के ऊपर काफी अच्छी रीच थी, क्या कारण मानते हो? क्योंकि और नेताओं की इतनी टीम एक मेन कारण होता है। नेचुरल रीच नहीं थी किसी की भी। नहीं, हमारी नेचुरल थी, और ईमानदारी से कहूँ तो पैसे लगाने के लिए हमारे पास है नहीं। तो टीम बड़ी है, टीम अच्छी है तो आपकी टीम, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया की भी एक अलग से विंग है, टीम जैसी पेटवर्ड सोशल मीडिया करके भी हमारी एक विंग है, तो अलग वो काम करते, बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरा भावनाएं सबको ये लगता है कि नारनौंद में कि हमारा बेटा है, हमारा भाई है, तो वो भावनाएं काम करती हैं। जैसे भैया आपने इनेलो छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करी, 2020 की बात है मेरे ख्याल से। तो 4 साल में ऐसा क्या किया आपने भाई जो आप चुनाव जीत गए? मेहनत। मतलब एक मेहनत तो एक वर्ड हो गया, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ बिल्कुल, मेहनत एक वर्ड है, उसके पीछे आप ये देखो ना कि मैंने 4 रैलियां की, 350 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा, जो पूरे हरियाणा में पूरे लगभग बहुत मशहूर एक पैदल यात्रा रही, आपने भी देखी होगी। और हर बिरादरी में साथी खड़े किए, टीम बनाई, और 60 गांव में सुख दुख ब्याह शादी सबको अपना समझा, सबको अटेंड किया, और एक तरीकेबद्ध और निस्वार्थ भाव से वहां मेहनत की जहां कांग्रेस का कुछ नहीं था। नारनौंद में कांग्रेस को जीतते हुए 3 या 4 प्लान हो गए थे। नहीं, 52 साल। इसलिए आपने 52,000 का वो दिया था नारा। 1972 में आखिरी बार कांग्रेस जीती थी नारनौंद से, मैं आपको बताऊं तो 52 साल से नारनौंद में कांग्रेस नहीं जीती थी। ये आशीर्वाद लोगों ने मुझे 52 साल के बाद दिया, और अकेला नारनौंद ऐसा हल्का था जहां 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती। आपको अपने अंदर खास क्या लगता है? मैं खास कि हर एक किसी के अंदर कुछ खासियत होती है, हर एक इंसान के अंदर। आपको राजनीति के परिप्रेक्ष्य से अपने अंदर क्या खास लगता है जिसके कारण आपको जीत मिली? ना, मैं तो बिल्कुल आम हूँ, मैं बिल्कुल आम हूँ। यही तो खासियत है, फिर मैं यही तो पूछ रहा हूँ। आम, आपका आम होना ही खासियत हो सकती है। दो चीजें हैं, देखो, मैं बिल्कुल आम घर से हूँ, गांव में रहता हूँ, गांव का आदमी हूँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आम आदमी हूँ, बिल्कुल जट्टा का भी छोरा हूँ। छोरा तो अब तो मैं 36 बिरादरी का हूँ, क्योंकि अब मैं 36 बिरादरी के आशीर्वाद से विधायक बना हूँ। सबसे बड़ी बात है कि भाई चीज मुझे जो मिला, जो अच्छे साथी मिले, अच्छा गांव मिला, अच्छा इलाका मिला, उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि भाई एक चीजें स्वार्थ एक आता है कि भाई लोग स्वार्थ में बह जाते हैं। हमारा इलाका जो है वो निस्वार्थ भाव से जिसके साथ लग जाता है लग ही जाता है। यंग पॉलिटिशियन बहुत कम है हरियाणा की राजनीति की बात करें तो, और जो अब की बात सुन के आए हैं उनमें भी यंग काफी कम है, अगर अब परसेंटेज का हिसाब लगाएं हम। मतलब आपको हरियाणा की राजनीति कैसी लगती है? अभी यंग को आगे नहीं आने दिया जा रहा, या फिर कुछ और रीजन हो सकते, क्या लगता है आपको? मैं अपने मामले में तो नहीं कह सकता ये बात, क्योंकि अभी हम तो 5-6 विधायक इकट्ठे भी रहते हैं जो यंग भी हैं, बन के आए हैं। इस बार हुआ है कि यंग विधायक आगे आए हों, और ये आपको मैं बताऊं, ये किसी के ना रोकने से कोई रुकता, ना किसी के कम करने से कोई होता। जमाना जब बदलता है तो अब जमाना ज़्यादातर पॉलिटिक्स में यूथ वोटर भी यूथ हो गया है, और लड़ने वाले भी यूथ हो गए हैं, तो उससे काफ़ी चेंज आया है। तो अब मुझे ये नहीं लगता कि भाई मेरी यहाँ कोई लिखा हुआ है और उसको कोई टाल दे, उसको कोई मिटा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो ये मेहनत आप कोई राजनीति में आजकल मेहनत यंग लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में राजनीति में एंट्री जो है वो यंग ब्लड की ज़्यादा है। आसान नहीं है ना एंट्री राजनीति में, काफी खर्चा लगाना पड़ता है।
खर्च भी लगाना पड़ता है। और अब मुझे देख लो, अब मैंने सारी जवानी खर्च कर दी, सब कुछ लगा दिया। और शायद लोगों ने मुझे इस बात का भी की भी रिवार्ड भावना है दिया। कि भाई मैं जितना मेरे पास था मैंने सब लगा दिया। तो भाई सबको ये भी था कि भाई जस्सी ने मेहनत की और बेचारे के पास कुछ, वैसे मैं ज़्यादा बड़ा है भी नहीं मेरा कोई सिस्टम सा पैसे वैसे का। तो लोगों को ने अपने आप चुनाव लड़ा और अपने आप चुनाव को संभालने का काम किया। मैंने सिर्फ एक काम किया कि मैं लगातार 28 घंटे तक चाय पानी मैंने की है, 2-3 बार 23-23 घंटे चाय पानी किए। तो ये चीज़ मैंने की, मेहनत जो 5 साल से की वो मैंने चुनाव में उसको दुगना कर दिया। और हौसला लोगों ने इतना दिया कि मैं 3 बजे पहुंचा रात को, शाम को 3 बजे का प्रोग्राम है, रात को मैं सुबह 3 बजे पहुंच रहा हूँ, अगली 3 बजे पहुंच रहा हूँ। तो बुजुर्ग भी खड़े मिले और नौजवान साथी बाइक पे, मैंने पूरी चाय बाइक पे की। मान के चलो हमने 200 चाय पी रेगुलर, 300-200-300 चाय डेली पर डे। पी पर डे। पर डे। तो 22-23 घंटे में कंप्लीट होती थी ये। वो आपने पी है चाय 300? हाँ मतलब पी का एक मतलब एक घूंट अरे मतलब कहीं तो पी होगी। दूध पिलाया सबने, अच्छा, चाय दूध नहीं। पिलाया। हाँ दूध पिया तो जूस पिया। हाँ। और 3-4 खाने होते थे बीच में। ऐसे नहीं कि भी खूब अपने भाइयों ने, मेरे चाचे ताऊओं ने, मेरी चाची ताइयों ने, मेरी बहनों ने बहुत वो किया। सबसे बड़ी बात मैं इस चुनाव की बताऊं, बच्चे जस्सी भाई। हाँ, जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, 3-3 5-5 साल, 6-6 साल, 9-9 10-10 साल, 12-12 साल के, वो गजब थे। मैं 3 बजे किसी घर में चाय पीने गया तो पूरा, इस बार चाय ऐसी पारिवारिक चाय नहीं थी, वो ठोड़े वाली चाय होती थी। मेरी चाय मतलब हम ये नहीं थी कि भाई एक घर में चाय पी ये रहे हैं टीम या ने एक डिसाइड किया परिवार था? में। हाँ ये टीम ने डिसाइड किया था हाँ, भाई टीम ही थोड़े डिसाइड, वाइज क्योंकि पीनी है प्रोग्राम चाय या नहीं फिर हो रहे थे। पर्सनल प्रोग्राम नहीं हाँ, करनी? अब आप 300 से ज्यादा चाय पानी नहीं कर सकते एक दिन में। 22-23 घंटे में लगातार चाय पी रहे हैं, तो सबको ये हो गया भाई हमारा जो लड़का है, हमारा जो बेटा है, हमारा जो भाई है, वो पूरा 23-23 घंटे चल रहा है। लोगों ने 2-3 दिन देखा, पर्सनल चाय भी के बहुत सारे लोग लिखा के गए, ऑफिस में आते थे बताते थे। लेकिन जब लोगों को लगा भाई 23 घंटे जैसे चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, 22-22 घंटे लगातार चल रहा है, आंखों में नींद है, सूजी, चेहरा सूज गया, आंखें हैं, आंखों में नींद भरी हुई है, तो लोगों को ये सोने को कितना मिलता था? मैक्सिमम आधा पौना घंटा। मतलब 24 घंटे में सिर्फ 1-1.5 घंटा सोते थे? नहीं आधा पौना घंटा, 1.5 घंटा आधा पौना घंटा? हाँ, पौना घंटा। फिर इस हिसाब से तो आपने फिर 20 दिनों में सारा ही आप 24 घंटे सोए होंगे। हाँ, तो वो मेंटल प्रेशर कैसे हैंडल किया फिर? प्रेशर था ही नहीं, काम करना था। काम का था कि भाई मुझे पता था भाई मैं चुनाव किसके सामने लड़ रहा हूँ, पैसे का, धन बल का दौर चलेगा आखिर में। तो मुझे पता था कि मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे यहाँ तक लेके आई है, और मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे आगे तक लेके जाएगी। तो जैसे 5 मिनट का सफ़र होता था, तो मैं बता रहा था ना, मैंने कोई भी चाय गाड़ी में नहीं पी, बाइक पे पी। तो गांव में मैं रात को, मान लो सपोज करो 2 बजे गया, तो वहाँ 500 बाइक खड़ी हैं, 500 साथी खड़े हैं। रात को 3 बजे की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ 500 बाइक खड़ी हैं, एक साथी बाइक पकड़ता तो बैठ जाता, उसके पीछे में सोता अगली चाय तक। बाइक पे ही? हाँ, 1-1.5 मिनट 2 मिनट में चाय पे पहुँच गए, फिर नमस्ते की, 30-40 सेकंड 50 सेकंड नमस्ते की, बात की, चाचे ताऊओं को कहा कि भाई अपना चुनाव है, आप लोग संभाल लेना। अच्छा, फिर मतलब ये सब हुआ जब वोट भी डल गए, हाँ। तो लंबा कितना सोए फिर आप? लंबा फिर एक 2-4-5 दिन तो रूटीन बनने में लग जाते हैं, फिर नींद नहीं आती। रिजल्ट तक किसको नींद आती है? रिजल्ट के बाद फिर वैसे खुशी में नींद नहीं आती? फिर बन गए, फिर उस दिन नींद इसलिए नहीं आई, सरकार नहीं बनी। फिर 2-3 दिन बाद रूटीन बना कि भाई ये तो गलत हुआ। और जब मैं 1000 1200 लोगों से 2-3 दिन 3-4 दिन लगातार मिला, तो लोगों ने हौसला बढ़ाया कि चिंता मत कर, अगली बार सरकार आ जाएगी, तू जैसा है वैसा ही रहना है, तूने बदलना नहीं है। तो मैंने प्रण लिया है, मैं जब तक राजनीति करूँगा ऐसा ही रहूँगा, जैसा लोगों ने मुझे 5 साल 10 साल पहले देखा था। और मैं वायदा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपना ना स्वभाव बदलूंगा, ना मैं अपनी मेहनत को छोड़ूंगा। अब क्या प्रेशर है? तब तो जीतने का प्रेशर था, हारने का प्रेशर, जो भी प्रेशर था, जीतने के बाद अब 5 साल तक क्या प्रेशर, क्या मानते हो अपने आप ऊपर? अब
देखो प्रेशर है कि जितने लोग मेरे पास आते हैं, जो उम्मीदें लेके आते हैं कि मैं उनकी उम्मीदों पे कैसे खरा उतरूं, पहले से ज्यादा, पहले से मुश्किल हो गया है अब। बनने के बाद। हाँ, बनने के बाद। और जब सरकार भी नहीं है। सरकार नहीं है तभी तो मुश्किल हो गया ना, सरकार होती तो कम मुश्किल थी। सरकार होने के बाद तो आपको अधिकारी हैं या कोई भी है उसको करना पड़ेगा काम, तो चलो अब भी करते हैं अधिकारी, ऐसी बात नहीं है। बट एक अपने आप में चीजें हैं, सरकार होती है तो एक बजट की चिंता नहीं रहती आपको, कई कई चीजों की चिंताएं नहीं रहती। विपक्ष में सरकार के विधायक को जो मिलता है विपक्ष के विधायक को उसका 10% भी नहीं मिलता। हमारे जैसे लोकसभा में होता है ना, फिक्स होता है 5 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे, तो विधायक का फिक्स नहीं है, 1 रुपया भी होना चाहिए सालाना, चाहे 2 करोड़ रुपए दे दो, फिक्स होना चाहिए ताकि फिर जो। अब आप कैसे अप्रोच करते हो कोई काम करवाना हो तो? अप्रोच तो अभी तो कोई बजट सेशन आया नहीं, उसके बाद मुख्यमंत्री जी हो चाहे मंत्री जी हो सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपने इलाके के विकास में योगदान देंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उसमें, तो वो चीजें तो हैं, सारी चीजें करेंगे। एक बात कहने में आती है, जब सरकार नहीं आती और एमएलए बन जाता है तो भाई बहुत सारे लोग इसलिए मिलते हैं यार इसके पास तो पावर नहीं है, कैसे हमारे काम करवाएगा। नहीं, उनकी सोच गलत नहीं है, वो सोच तो सही रहे हैं कि भाई विपक्ष का विधायक है, सरकार काम नहीं करेगी तो। और एक बहाना भी होता है ये एमएलए के पास, ना मेरी तो बहाना चलती नहीं यार, मेरी तो चलती नहीं। नहीं, बहाना बहाना बहाने से काम थोड़ी चलेगा, चुनाव तो 5 साल फिर आना है। मैं मानता हूँ जी जान लगाओ, अपना अच्छा प्रयास करो, आप अच्छा प्रयास करोगे तो दिखेगा, तो आपको आपका काम दिखेगा। अब कोई मान के चलो कोई हर विधायक जो है वो सत्ता पक्ष में हर बार थोड़ी रहता है, बहुत कम विधायक 1% भी नहीं होते, तो पक्ष विपक्ष तो चलता रहता है, लेकिन वो जीतते रहते हैं लगातार। क्यों? क्योंकि उनके स्वभाव के कारण, उनकी कनेक्टिविटी के कारण, उनकी सक्रियता के कारण वो रहते हैं। पॉलिटिकल जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी, मतलब चस्का कब लगा राजनीति मुझे नेता बनना है? मेरे फादर साहब जल्दी चले गए थे जब मैं 11वीं क्लास में था, तो परिवार बड़ा भी नहीं था। मैं परिवार में कौन कौन आपके अभी? अब मैं हूँ, मेरी मम्मी है और मैडम है और 2 मेरी बेटी हैं। हम 5 लोग परिवार में हैं। वैसे तो परिवार बहुत बड़ा है गांव में, और अब तो परिवार वैसे भी पूरा हल्का परिवार है। लेकिन छोटा सा जब वो परिवार है तो उसमें 2 बेटियां, मैडम और मम्मी है। जब फादर साहब की डेथ हुई तो मैं मेरे मामा के यहाँ चला गया। फिर 11वीं क्लास में थे आप? मैं 11वीं में थे तो मैं हॉस्टल में पढ़ता था। मैंने +2 के बाद जब कॉलेज ज्वाइन किया तो मैं मामा के यहाँ चला गया, तो वहाँ से शुक्र है और परवरिश ठीक थी। अच्छा, परवरिश ये रही कि भी मुझे नशे में नहीं जाने दिया, थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ या भाई काम धंधों की तरफ ध्यान मेरा ज़्यादा डलवाया जाता था कि भाई बिजनेस संभालना है या कोई काम छोटा मोटा काम करना है। तो वहाँ मेरे मामा जी जो थे वो डॉक्टर अजय सिंह जी जो NLD के जो प्रधान महासचिव रहे, उनके साथ वो क्लासमेट थे, तो वहाँ वो उनके पास जाते थे तो मैं भी जाता था। आपके मामा जी अजय सिंह जी के साथ लगे हुए थे, क्लासमेट थे, और उनके साथ वो काम करते थे NLD में। तो जब आते जाते थे तो उनके साथ में जाने लग गया तो वो कहते थे भाई तू तेरा भी नाम बताया कर, जान पहचान कर। तो वहाँ से जान पहचान बढ़ गई। फिर दुष्यंत और दिग्विजय जी के साथ, अभय सिंह जी, कर्ण अर्जुन के साथ दोस्ती बढ़ गई। आपके पापा जी क्या करते थे? वो बस एक फार्मर थे। लेकिन आपके मामा जी एक पॉलिटिशियन के साथ थे, मतलब ये कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। राजनीति बैकवर्ड में थी, परिवार में थी? नहीं, परिवार में कहाँ थी। हमारे तो पानम भी आज तक कोई सरपंच भी कौन बनया था गांव में, बात करना। तो फिर क्या हुआ आगे, जैसे वो आपको बताते थे? बस वो लग गया चस्का, घूमते घूमते चस्का लग गया। तो मैंने 2011 में मैं सक्रिय हुआ। चौधरी भजनलाल जी का देहांत हो गया, वो लोग हिसार लोकसभा से सांसद थे। तो चुनाव आ गया जिसमें कांग्रेस से जयप्रकाश जी ने, INLD से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने और आंजिका से चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने चुनाव लड़ा लोकसभा का। तो ये उपचुनाव था जहां से मैं कंप्लीटली राजनीति में आ गया। तो इस उपचुनाव में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आने के कारण, उनकी जान पहचान के कारण, उन्होंने कहा भी तू मेहनत कर। तो मैंने गांव में मेहनत की तो कांग्रेस जीतते हैं। जुगरमा पहले कह सकते हैं कि भाई
कांग्रेस का जनाधार था, बट उसमें भी हम 768 वोट से गांव से जीते। फिर मैं सक्रिय हो गया। फिर मैंने 2015 में जिला परिषद की तैयारी शुरू की। 2014 के लोकसभा में तो हिसार से दुष्यंत चौटाला जीते थे हाँ, आईएनएलडी के उससे। हाँ, उस टाइम मेरे को नारनौंद का प्रभारी लगाया गया था उस चुनाव में। हाँ, तो दुष्यंत जी 42,000 वोटों से चुनाव जीते थे नारनौंद से। और सबसे युवा थे मेरे ख्याल से उस टाइम के वो सबसे युवा लोकसभा सदस्य। तो सबसे युवा बने थे वो। 2014 में फिर एक बार पूरा आया प्रेशर, क्योंकि दुष्यंत जी के साथ भी दोस्ती होने के कारण चुनाव में मेहनत करनी पड़ी। तो फिर नारनौंद को संभालने का काम किया। फिर नारनौंद में मेहनत की, तो एक टीम नहीं बन जाती है। फिर लोग काम भी बताएंगे आपको जब आप लोगों से वोट मांगोगे। तो दुष्यंत जी के उम्मीद पास बन जाती है कि उम्मीद हम बन जाती इसके है। साथ लगते हैं तो हमारे काम होंगे। फिर मैंने 16 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। तो बीजेपी के हमारे पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने फिर वहाँ जम के मेरी खिलाफत की, जम के मुझे हरवाने के लिए पूरा जी जान अपना लगा दिया। उसमें तो कैप्टन तो नहीं थे वहाँ पे। कैप्टन बने थे। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया हराने के लिए मुझे, लेकिन लोगों ने वहाँ भी जिता दिया। तो मैं 2016 में सबसे कम उम्र का जिला पार्षद बन गया। फिर वहाँ काम किया, मेहनत की। क्या उम्र थी आपकी जब जिला परिषद बने आप? 25 का ही हुआ था। 25 के, अब 33 के हो शायद। हाँ, मैं हूँगा 33 का भी मार्च में। हाँ, तो पूरा काम खींचा, बढ़िया मेहनत की। मेहनत करने के बाद 2019 में चुनाव लड़ा। लोगों ने कहा कि इस बार नहीं, तो फिर 5 साल लगातार फिर जी जान लगा दिया। तो लगातार लंबा संघर्ष रहा, और मैंने कोई टाइम पास मेहनत नहीं की। इस बीच में आपको रोकना चाहूंगा मैं। आपकी दोनों से थी, दुष्यंत से भी थी और अर्जुन और से भी, अजय चौटाला से भी थी। तो जब अलग अलग हुई आईएनएलडी और जजपा, तो आपने फिर आईएनएलडी क्यों चुनी उस टाइम? वो क्या था उसके कई पीछे? चीज़ें थी अभय सिंह जी के प्रति लगाव की भी कह सकते हैं, और दूसरा कुछ एक चीज़ें ऐसी थी, कई बार नेता थोड़ा सा कान का कच्चा ज़्यादा हो जाता है, तो राजनीति में कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ा सा कोई बात थी जो दुष्यंत जी के साथ थोड़ा वाद विवाद की बात थी। और अभय सिंह जी की तरफ से पहले जब इकट्ठी आईएनएलडी थी उस टाइम भी पूरा वो था कि भाई चुनाव आपको लड़ाएंगे, तो मान सम्मान की बात थी अभय सिंह तो जी। फिर आपने 2020 में आईएनएलडी भी छोड़ दी, कांग्रेस में आ गया। वो टर्नओवर कैसा रहा? क्या माइंड में थॉट थे उस टाइम जिस समय आपने आईएनएलडी छोड़ दी और कांग्रेस को ज्वाइन किया? कुछ नहीं था कि देखो बात ये थी सीधी सी, उस टाइम 2014 में बीजेपी का राज बन गया। सबको लगा भाई बीजेपी मोदी आए हैं, मोदी पता नहीं क्या अच्छा करेंगे। तो हरियाणा में ये है ना कि 6 महीने बाद ही 3-4 महीने बाद ही चुनाव हो जाते हैं। तो लोगों ने वोट दे दिया। 2014 से 2019 का एक बहुत बड़ा विवादित दौर रहा, जहाँ हरियाणा काफी सारे प्रदेश को मुद्दे रहे उसके अंदर। जात पात में बांटने का, धर्म पे बांट दिया, जात पात में बांट दिया लोगों को। तो अब ये महसूस हुआ कि यार हम यंग हैं, जात पात की बात हम क्यों करें, हम धर्म की बात क्यों करें, मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हम। तो बीजेपी की दुकान में कभी भी जात पात और धर्म के अलावा कभी कोई सामान बीजेपी की दुकान में रहा नहीं। आज भी नहीं है, कल भी नहीं था, कभी नहीं था। खासकर जब तक मोदी जी रहेंगे तो एक ये धर्म का शिगुफा, जात पात का शिगुफा चलता ही रहेगा। ये चीज़ सोच के ये हुआ कि भाई फिर से बीजेपी आ गई है, कौन है ऐसा जो इस बीजेपी से पीछा छुड़ा सकता है, कौन ऐसा नेता है जो बीजेपी को हरा सकता है, किसके साथ लोग, किसके नेतृत्व में लोग आगे बढ़ेंगे। तो मुझे पता था कि भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक ऐसा एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को हरा सकते हैं, जिनकी ये 2020 में फील हुआ आपको? फील हुआ भी मैंने। तो फिर लोगों ने कहा कि भी चुनाव के समय क्यों नहीं ज्वाइन करते। मैंने कहा भी चुनाव के समय ज्वाइन करके करूंगा क्या, यहाँ कांग्रेस का कुछ नहीं है। लगातार कांग्रेस की जमानतें जब्त होती आ रही थी कई चुनाव से। तो 52 साल से जब कोई पार्टी हार रही है, लगातार जमानतें जब्त हो रही हैं, तो मैंने कहा इसमें तो आज ही ज्वाइन करके मेहनत करेंगे, तभी यहाँ कांग्रेस की जड़ें मजबूत होंगी। तो मैंने 17 जनवरी 2020 कांग्रेस ज्वाइन करी। फिर 23 फरवरी 2020 फिर मैंने एक बहुत बड़ी रैली गांव पेटवाड़ में की, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों आए, कांग्रेस के विधायक आए। फिर लगा कि भाई मेहनत करेंगे इस इलाके में और कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करेंगे। जब आपने आईएनएलडी छोड़ी, उसमें अभय सिंह चौटाला से कुछ बात हुई? हाँ, जनरली बात हुई जो होती है कि भाई अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और
पारिवारिक कुछ मजबूरियां भी थी उसके में, और क्योंकि मेरे रिश्तेदारों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। एक बिना बाप के बेटे को आगे बढ़ाना, कई कई तरीके की चीज़ें होती हैं, उस पर भरोसा करना। वो मेरे रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया। उनके भरोसे की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली और मेंटली प्रिपेयर किया कि नहीं तू कर सकता है, तू मेहनत कर। और हम अच्छी चीज़ें हुई तो उन्हें फील हुआ कि भी नहीं, मतलब ये कुछ ना कुछ करेगा लाइफ में। इसके अंदर जुनून है। हाँ, तो बस वो फिर सभी मैं मानता हूँ कि मेरा बहुत अच्छा भाग्य है, दोस्त मुझे काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो वो चीज़ें काम कर गई। तो उसमें यही था कि भी उनको मैंने बताया कि भी मैं अब साथ नहीं रह पाऊंगा जी, तो बोले वहाँ मैं ऐसे ऐसे कांग्रेस में जाऊंगा, क्योंकि विकल्प कांग्रेस बच गया था बीजेपी का, और कुछ था नहीं। तो इसलिए फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। काफ़ी गहरी बातें आपने राजनीति पे करी। मैं थोड़ा आपको साइड ले जाता हूँ। जस्सी पेटवाड़ अगर नेता नहीं होता तो क्या होता? मैं फिर एजुकेशन लाइन में होता। टीचर? टीचर कह लो, जैसे कि वहाँ हमारे अभी भी स्कूल है, जैसे कॉलेज है, तो मैं फिर मेरा मन होता कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन को बढ़ावा दूं, और स्कूल कॉलेज में रह के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम। तो वो सपना तब भी आप पूरा कर सकते हो? हाँ, तो लगे हुए हैं हम। स्टडी लेकिन अब बैकग्राउंड क्या मैं आपका? पर्सनली मैं समय नहीं दे पाता मुझे इन चीज़ों का, क्योंकि अब मैंने जब इसको चुना है राजनीति को, तो ये मेरे लिए, मैं कोई भी काम है ना तब जो काम करता हूँ ना पूरा जुनून के साथ करता हूँ, वो पक्का करता हूँ। भाई अब मैंने राजनीति करनी है ना, तो मुझे कोई कुछ नहीं करना, और मेरा मन नहीं लगेगा किसी चीज़ में, बस मैंने ये करना है तो अब यही करना है, जी जान से जुट के करना है, लगातार लोगों के बीच रह के करना है। और अब तो यंग है, मेहनत, और कोई उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो राजनीति से हटके थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हो? ईमानदारी से कहूँ तो प्रेशर कभी लगा नहीं, सच में कहूँ। 2 दिन कहीं बाहर चले गए तो वापस हल्का याद आने लग जाता है, वो काम याद आने लग जाता नहीं, है। वो ठीक है, मैं लंबा गैप की नहीं बात कर रहा। जैसे अपनी मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखने के लिए कोई व्यायाम करता है, कोई कुछ करता है, कोई म्यूजिक सुनता है अपना माइंड को रिलैक्स करने के लिए। आप क्या क्या करते हो? मैं जब भी फ्री होता हूँ घर जाता हूँ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बस टाइम स्पेंड करते हैं। और तो वो आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है? हाँ, दोस्त हो गए, फैमिली होगी, वही होता है मेरा तो बस। क्या मतलब एमएलए बनने के बाद आप क्या मिस कर रहे हो अभी? किस चीज़ को मिस कर रहे हो भाई? अब तो मैं एमएलए हो गया हूँ लेकिन वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। जैसे हम नॉर्मल पर्सन होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं थोड़ा बहुत, ना लेकिन एक ऐसा नहीं है, हाँ वीआईपी पर्सन क्योंकि होने के बाद थोड़ा अब प्रेशर तो होता है। नहीं, वीआईपी तो मैं नहीं हूँ, और टेक्निकली तो हो, अपने आप को मानते नहीं हो आप। 12-13 साल से यही लाइफ है। मैं ईमानदारी से कहूँ तो कोई चेंज हमारी लाइफस्टाइल में, मेरी फैमिली के, मेरे, या हमारे कोई चेंज आया नहीं। सेम काम तो हम पहले कर रहे थे, और सेम काम हम आज कर रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा विधानसभा लगाओ या चंडीगढ़ में भाई मीटिंग्स का लगाओ, ये बढ़ गया थोड़ा सा। चंडीगढ़ आना जाना बढ़ गया, नहीं तो ज़्यादा सारा काम सेम है, कोई फर्क आया ही नहीं। आज भी वही काम कर रहे हैं जो हम कल कर रहे थे। हाँ, आज ये बढ़ गया कि भाई दिल्ली 100 फ़ोन बढ़ गए, शिकायत शिकायत या हो गया, सिफारिश, काम लोगों की। हम्म, तो ये बढ़ गया कि हर रोज़ सुबह 100-125 आदमी, सैकड़ों आदमी आते हैं जो भाई जिनका काम करना है और जवाब देना है अफसर से, अधिकारियों से, डिस्कशन के बाद उसकी समस्या का समाधान करवाना है। तो ये काम तो बढ़ गया, नहीं तो सेम वैसे ही है जैसे पहले था। स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है? मैं वैसे तो ज़्यादा कभी चांस मिला नहीं, बट क्रिकेट में स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में खेला हूँ। क्रिकेट खेल रहे हो? हाँ। अब देखते हो क्रिकेट? ना, नहीं देखते, बहुत नहीं लाइम खेलते। खेलने का तो समय मिला ही नहीं, और देखने का समय ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं, क्योंकि पूरा दिन जो फील्ड में रहते हैं। कोई देखता नहीं, किसी को चस्का होता है हाईलाइट देखने का कि भाई आज ये मैच था, उसकी हाईलाइट देख ली। ना, अब तो मैच भी, अब तो पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया, कब नहीं निकल गया, अब नहीं बनती। बिल्कुल दूर चले गए इन चीज़ों से। हाँ, फील्ड का रहना ज़्यादा हो गया ना। सुबह 7 बजे उठो, 8 बजे तक रेडी हो जाओ, फिर चले जाओ, फिर आप रात के 7-8 बजे वर्ल्ड तक कप का चस्का तो रहता होगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप का। बस
न्यूज़ ले लेते हैं कि भाई क्या हुआ आज, वर्ल्ड कप था या भाई T20 था, क्या रहा, कौन जीता कौन ये, बस भारत पाकिस्तान मैच का तो होता है कि वो देखेंगे पक्का। भारत पाकिस्तान तो हाँ, भारत पाकिस्तान मैच देखने का होता है कि भी उसको थोड़ा सा, क्योंकि आजकल तो अगर कोई इंपॉर्टेंट मैच है तो आप फ़ोन में चला सकते हो, तो गाड़ी में बैठे बैठे हाईलाइट्स देख ली, बस वही है, न्यूज़ ज़्यादा अब है नहीं। फिल्में। काफ़ी समय हो गया, अब तो नहीं कोई चीज़ें अब ज़्यादा सा होता नहीं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ है ना, मैंने भी मेरी मेरी फैमिली की लगा लो, हाँ। हम सारा परिवार अब डूब चुके हैं उस चीज़ में राजनीतिक रूप से। हम्म। अब हमें ये टेंशन ज़्यादा रहती है कि भाई हमें उस गांव में जाना है, वहाँ शिकायत है, वो शादी दूर में करना है, वहाँ शादी में जाना है, वहाँ सुख दुख में जाना है, उसका फ़ोन आया था, उसकी उसके बारे में ये बात थी, उनको फ़ोन करना है, वो चीज़ें अब हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुकी हैं। मेरी बात करें या मेरी वाइफ की बात करें, तो वो एक हमारा हिस्सा बन चुका है राजनीतिक रूप से, तो एक्स्ट्रा चीज़ों का रहता ही नहीं ध्यान। हॉबी क्या है फिर? हॉबी भी राजनीति है? हाँ, ईमानदारी से कहूँ तो ये हॉबी ही ये चीज़ आई है, तो अब तो शौक शौक ये है, लोगों के बीच रहो, उनकी समस्याओं का समाधान करो, उनके सुख दुख हर चीज़ में उनके इन्वॉल्व हो जाओ, अपने परिवार को बढ़ाओ, ईमानदारी से अब ये हॉबी है। अब मैं जैसे 6 महीने पहले क्रिकेट मैच खेला था, हम आपस में मैच खेलते हैं, जैसे मेरे दोस्त हो गए और मेरे रिश्तेदार जी हैं, उनकी एक टीम होगी और मेरी टीम होगी, तो वो उनकी टीम है, रोहतक की टीम हो जाती है, एक हमारी टीम, बस वो मैच खेलते हैं हम, क्रिकेट का मैच कभी साल 6 महीने में, पिछले 6 महीने में हम 2 बार खेले, तो अभी खेलेंगे कोई महीना 2 महीने में, कभी कोई एक दिन फुर्सत का मिला तो फिर खेल लेंगे, बस वही है। दुष्यंत चौटाला जी की काफी वीडियो देखी है मैंने, जिसमें वो जिम करते हैं, रस्से मारते हैं ऐसे, तो आप भी जिम करते हो? ना जी ना, फुर्सत ही नहीं है, वो तो पैसे वाले लोग हैं, उनको कैसे मिल जाती है फिर फुर्सत? वो भी तो उनको भी तो पॉलिटिशियन है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही फुर्सत मिली, अब परमानेंट फुर्सत कर दी लोगों ने। अब तो जिम मार सकते हैं मार 5 सकते साल। हैं, फ्री हैं। आप इस वो क्या है फुर्सत कि से उनका हो सकता है चंडीगढ़ का ज़्यादा काम हो, और चंडीगढ़ काम शुरू कब होगा, आपके पास लोग आएंगे 10 बजे के बाद, तो 10 बजे तक कर सकते हो। मैं तो आज आपको बताऊं, मैं आज सुबह 7:30 रेडी होके ऑफिस आ गया था, तो मेरे से पहले 7:30 से पहले भी 2 लोग आए हुए थे, फिर मैं बैठा तो 25-30 लोगों को मैं यहाँ आने से पहले ऑफिस में फारिग करके चाय पानी पिला के वापस आया। तो मेरे पास तो समय है नहीं, वो किसी के पास है तो निकाल लेते होंगे, वो सबका अपना एक रूटीन का हिस्सा होता है, वो थोड़ा उनका बहुत बड़ा लेवल है, मैं एक आम फार्मर फैमिली से हूँ, सबका एक रूटीन का हिस्सा है। एमएलए बनने के बाद आपने काफी गांव के दौरे किए, समस्याएं देखी। हम आप सिसाई गांव में गए थे जल घर को देखने के लिए, वहाँ भी दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। तुरंत बाद आपने मंडियों में धान नहीं बिक रही तब भी समस्या उठाई। क्या क्या आपको ग्रामीण एरिया में, आपके नारनौंद में समस्याएं लग रही हैं अभी, इसको नहीं, आप दूर करना चाहोगे? देखो, नारनौंद की बात कर लें चाहे ग्रामीण इलाकों की बात कर लें, समस्याएं बहुत हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि एक ऐसी सत्ता हम देख रहे हैं जिसने विधायकों को खरीदने में, चुनाव में पैसा ज़्यादा लगा दिया, विकास और इनकी तरफ इनका ध्यान कम है। विधायक खरीदे गए हैं? अब सरकारें टूटी हैं बहुत सारी, और विधायक खरीद फरोख्त से ही टूटती हैं, और ऐसे थोड़ी टूट जाती हैं। जैसे कि मैं सिसाई गया, वहाँ वाटर वर्क्स में मैं जब गया, तो वाटर वर्क्स में जब मैं गया वहाँ, तो वहाँ लोगों ने मुझे काफ़ी बताया कि भी ये ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा भाई चलो भाई दौरा करते हैं इसका, चलते हैं, क्या कमी शमी है देखते हैं। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, साफ़ सफाई ना होना, अजगर भी निकला था वहाँ। जिस पानी पे बहुत बड़े ट्रैक्टर के साथ निकाला गया, 15 मन का अजगर निकाला गया था। 15 मन का? हाँ, तो काफ़ी चीज़ें हैं। फिर मंडियों में था जहाँ मैंने इनको कहा, ये मेरे जब विधानसभा में, तो मुझे जब मैं आप पूछ रहे थे ना विधानसभा में, मुझे लगा भाई एक ऐसी चीज़ है जहाँ झूठ नहीं बोलना, पाप है झूठ बोलना, यहाँ तो सब सच बोलेंगे जो फर्स्ट डे बैठे कि भाई ये तो बड़ा कमाल, यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता, झूठे आंकड़े पेश नहीं कर सकता। कहते हैं ना भाई पूरी तैयारी के साथ जाना है, तो मैं वहाँ जब गया तो सारे झूठ, ये बीजेपी वाले सारे झूठे पूरे बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, लंबे लंबे झूठ बोल रहे हैं, हम 24 फसलों पे MSP दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने पूछा भाई 24 फसलों का नाम बताओ,
24 फसलों का नाम तक इनको पता नहीं और ये कहते हैं हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। तो आपने खेल बजट के ऊपर ही बात उठाई थी हाँ, मैं मंडी सदन में बिल्कुल चीजें बहुत सारी हैं। आज हरियाणा, हम उड़ता पंजाब कहते थे, आज उड़ता हरियाणा है। मेरी विधानसभा में वीकली एक डेथ 15 से लेके 22 साल के उस नौजवान की हो रही है जो स्मैक से, चिट्टे से मर रहा है वीकली। सिरसा साइड भी काफी, जो पंजाब के लगता एरिया उसमें भी ज्यादा होती है। हाँ, पहले मैं कहता हूँ पहले उड़ता पंजाब था, अब उड़ता हरियाणा है। मैंने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की थी कि भाई नशे को रोक दो, रोजगार आप नहीं दे रहे, युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, रोजगार छोड़ो, एक बार इस नशे को तो रोक दो। ये नशा 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। आज कोई एक नौजवान नशा कर रहा है, उसकी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी सोच सकते हो आप, उसके घर का माहौल कैसा होगा आप सोच सकते हैं। तो आज नशा हमारे हरियाणा की नस नस में घुस चुका है। तो फिर आपने पर्सनली तौर पे कुछ प्लान बनाया वहां पे नशा दूर करने के लिए, कुछ प्रयास किए? मैंने लोगों से पता करके जगह चिन्हित की जिन जगहों पे नशा थोड़ा सा ज़्यादा बिकता था, तो वो मैंने पुलिस को बताने का काम किया कि भी आप इन जगह पे रेड मार सकते हो, इन जगह पे ये चीज़ हो सकती है, तो आप ये करो प्लीज़। तो उन्होंने भी इस चीज़ को भाई पुलिस ने किया कि भाई हाँ यहाँ शिकायतें हैं, तो पुलिस ने रेड भी की है। एक आध जगह पे थोड़ा सा कम भी हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बड़े स्तर पे फैली हुई चीज़ को कोई एक व्यक्ति या एक विधायक दूर नहीं कर सकता। जब तक पूरे की पूरी सरकार की, पूरे प्रदेश की, हर आदमी की मंशा नहीं होगी, तब तक हम उसमें कामयाबी नहीं पा सकते। नारनौंद में आपने बताया कांग्रेस 52 सालों से नहीं थी। पिछली बार दादा गौतम वहां से एमएलए थे नारनौंद से, तो आपको लगा कुछ वहां काम हुए हैं? नहीं, मैं कटाक्ष तो किसी पे नहीं करूंगा, क्योंकि हालांकि उनकी तो सरकार थी, वो सरकार का हिस्सा थे। काम तो नारनौंद को बदनाम ज़्यादा किया गया। एक ने तो बदनाम किया विकास के नाम के ऊपर। आज अगर नारनौंद में विकास हुआ है तो 5 साल में कोई विकास छिपता तो नहीं है ना कहीं। विकास तो दिखेगा, लंबा दिखेगा। आप जाओगे हर गली में कीचड़ है, किसी वाटर वर्क्स में पानी नहीं है। आप हरियाणा प्रदेश के बड़े गांव उठा लीजिए, सिसाई उठा लीजिए, बास उठा लीजिए, कापड़ो उठा लीजिए, पेटवाड़ उठा लीजिए, कोत उठा लीजिए, कोई गांव उठा लो, किसी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। केवल और केवल एक लूट मार, और हमारे जो तहसील प्रशासन है वो सबसे बदनाम है भ्रष्टाचार के मामले में। हमारा एक वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री में जिन्होंने एक भ्रष्टाचार का बीज बो दिया नारनौंद में, और इस नारनौंद को विकास के नाम पे इतना बदनाम कर दिया। पता नहीं नारनौंद में तो क्या लगा दिया। अरे गली पे बोर्ड लगाने से विकास थोड़ी होता है। गली तो सरपंच बना देता है, पंचायत बना देती है, उस पर बोर्ड लगाने से कोई विकास थोड़ी हो जाएगा। आप करो, आप स्कूल खोल रहे हो। कोई एक आपको काम जो लगा वहां पे उन्होंने करवाया है? नहीं, मुझे तो अभी मौका काम का भी तो ना तो हमारा बजट आया है। नहीं, उनका पिछली वाली बात कर रहा हूँ मैं, पिछले 5 साल में कोई एक ऐसा काम जो आपको लगा भी हाँ उन्होंने करवाया है? नहीं, काम तो 2-3 बिल्डिंगें बनी हैं। अब जैसे आप मान के चलो नारनौंद हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, वो जब मंजूर हुई, जब वो बिल्डिंग मंजूर हुई, तो वो बिल्डिंग आज जब मैं गया हूँ तब अधिकारियों के पास में गया कि भाई 100 बेड का हमारा हॉस्पिटल बनाया था, मंजूर कराया उन्होंने। मैंने उनको थैंक यू भी बोला था मीडिया के सामने कि भाई उनका धन्यवाद है, उन्होंने 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर कराया। बट वो मंजूर कराने के बाद अगर उसको 5 साल में 2 बार 3 बार जाके देखते कि भाई मैंने मंजूर कराया, इसका काम की स्पीड क्या है, तो वो स्पीड आज तक नहीं है। अब भी उसमें 1 साल लगेगा, और वो 1 साल तो तब है जब मैंने अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाया है। मेडिकल डायरेक्टर की बात हो, एसीएस की बात हो, स्वास्थ्य मंत्री की बात हो, जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ऐसे ऐसे है और आप प्लीज़ इसमें थोड़ा सा तेज़ी लेके आइए, अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बढ़ाया, तब जाके काम शुरू हुआ है। अब नारनौंद में विकास की जो लोग बात करते हैं, अब 42 डॉक्टर हमारे सैंक्शन है और 10 डॉक्टर है हमारे पास, 1 स्पेशलिस्ट है हमारे पास, जबकि 2 लाख से ज़्यादा की आबादी को हमारा हॉस्पिटल, नारनौंद हॉस्पिटल देखता है। तो ये इन लोगों ने क्या किया, बिल्डिंग जो बनाई उस बिल्डिंग में भ्रष्टाचार कर लिया, पैसा ठेकेदार के साथ मिलके कमा लिया। अब स्कूल, आप हॉस्पिटल बना रहे हो, 5 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनाया, मान लो कहीं एक गांव में बना, मैं नाम नहीं लूंगा, एक गांव में 5 करोड़ का हॉस्पिटल बना दिया, उसमें आप जाओगे तो उसमें सिर दर्द की गोली नहीं मिलती आपको, एक डीएसआर कैप्सूल नहीं ले सकते आप उस हॉस्पिटल में। 5 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है। अरे फायदा उस 5 करोड़ की बिल्डिंग का कब होगा, जब आप उसके लिए डॉक्टरों के लिए लड़ोगे कि भाई नहीं मुझे यहाँ डॉक्टर पूरे करने, डॉक्टर लाके दो मुझे, यहाँ डॉक्टर कंप्लीट करो, आप स्पेशलिस्ट लेके आओ।
आप ईमानदारी से आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे नालंद में जहाँ 2 लाख की आबादी का हॉस्पिटल है, के लिए हॉस्पिटल है, 7 साल से एक्सरे मशीन नहीं है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से, एसीएस से, सीएमओ से रिक्वेस्ट करके एक्सरे मशीन दिलवाई है। अभी जीतने के अभी जीतने के बाद 7 साल से एक्सरे मशीन नहीं थी नालंद हॉस्पिटल में, जिसमें 2 साल तो वित्त मंत्री के रहे, 5 साल दादा गौतम की सरकार रही, और 7 साल से एक्सरे मशीन नहीं थी। मैंने अभी स्वास्थ्य मंत्री जी से, एसीएस से और सीएमओ से रिक्वेस्ट की, तब तीनों से हर मीटिंग में उनको टोका, तब जाके बात बनी है। तो ये हालात हैं इनके, ये वाहवाही लूटते ज़्यादा हैं, काम करना कुछ है नहीं, लोगों को बहका देते हैं कि हाँ हमने ये कर दिया वो कर दिया। जब तक इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। हर एक पार्टी में ना अच्छे नेता भी होते हैं। मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा स्पेशली, हर एक पार्टी में अच्छे नेता होते बिल्कुल होते हैं, सब जगह होते हैं। तो बीजेपी पार्टी के अंदर आपके सबसे पसंदीदा नेता कौन है? हरियाणा की बात हो या फिर नेशनल लेवल पे बात हो? नेशनल लेवल पे गडकरी जी का काम मुझे अच्छा लगता है। मुझे तो पता नहीं, देखो मैं कभी उनसे मिला नहीं, क्या है क्या नहीं, बट मुझे ये है कि नितिन गडकरी जी का काम बहुत अच्छा मुझे लगता है। अभी मैं पीछे 4-5 दिन पहले लोकसभा में उनकी स्पीच सुन रहा था, तो वो लोकसभा में बोले कि भाई हम एक्सीडेंटल केस कम करना चाहते थे लेकिन बढ़ गए, और मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मतलब एक बंदा है ना, खड़ा होके स्वीकार कर रहा है, और मुझे उनका काम काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हैं। हरियाणा की मैं जहाँ बात करूँ, चाहे 2-3 मिनिस्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं। एक नाम तो रहने दो, आप काम का ही उनके साथ हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे हैं 2-3 मिनिस्टर, अच्छे हैं जो अभी एक पक्ष विपक्ष कांग्रेस कम एमएलए करते की हैं। नजदीकियां दिख रही थी पीछे सैनी साहब के साथ। वो तो पार्टी लाइन से बाहर कोई जाता है तो वो तो उसका काम है। मैं तो वो कहूँगा कहीं जी, कहीं यही ना आ जाए कि इनको अच्छा लगा, जैसे पेटवाड़ भी कहीं वहीं जा रहे हो। ना गलत है वो। पार्टी लाइन भी आपको देखनी है, हम्म, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये राजनीतिक जो आदमी होता है, ये एक दुल्हन की तरह होता है कि उसे पूरे परिवार का ख्याल रखना होता है, जिसे अच्छा भी सुनना है, बुरा भी सुनना है, लेकिन जो अच्छा हो वो करना है। हरियाणा की राजनीति की एक सबसे अच्छी बात बताओ, और एक जो सबसे आपको लगती है कि ये नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात बताओ। नहीं होनी चाहिए तो बता देता हूँ, जात पात नहीं होनी चाहिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। और हरियाणा में पिछले काफ़ी समय से ये ट्रेंड बढ़ा है जात पात के ऊपर राजनीति का। एक दूसरे समाज में भाईचारे को बांट दिया गया है। किसी न किसी आंदोलन के नाम पे, किसी न किसी नेता की जात के नाम के ऊपर, किसी न किसी चुनाव के नाम के ऊपर। ये नहीं होना चाहिए। राजनीति मैं सोचता हूँ मुद्दों पे होनी चाहिए, जात पात पे नहीं होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या हरियाणा की राजनीति में? मैं राजनीति में तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि भाई हरियाणा की अच्छी बात ये है कि लोग दिल के साफ होते हैं हरियाणा में, और ये आपने देख भी लिया अब की बार नारनौंद में। हाँ बिल्कुल। अभी आप एक यंग नेता हो, तो काफी सारे आपके यंग सपोर्टर बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से। क्या उनको मैसेज देना चाहोगे आप यंग? मैं यही कहूँगा कि भाई मैं ईमानदारी से कहूँ तो जिस बात से मुझे डर लगता है कि वही है कि आज हम युवाओं की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा ये बन जाती है कि भाई हम हमारे प्रदेश को जात पात और धर्म का अखाड़ा ना बनने दें, इन नेताओं के लिए अखाड़ा ना बनने दें कि भाई कोई भी नेता आया, अपनी जात की बात करी, दूसरे जात से लड़वाया, अपना उल्लू सीधा किया और चला गया। मैं मेरे नौजवान भाइयों से केवल इतना कहना चाहूँगा कि मुद्दों की बात करो, जो हमारे मुद्दों की बात करे, जो हमारे रोजगार की बात करे, जो हमारे विकास की बात करे, हम उसका साथ दें। हम ऐसे लोगों का साथ ना दें जो केवल अपनी जात पात और अपने धर्म के नाम के ऊपर हमें ठगने का काम करता है। 5 साल जो हमें संभालता तक नहीं, कि भी पूछता तक नहीं हमारी क्या जात, हमारी क्या काम है, क्या विकास की बात हम करेंगे। कोई रोजगार हमसे पूछेगा कि भाई आपको मिला या ना मिला, आपके घर के हालात कैसे हैं। तो मुझे मेरे नौजवान भाइयों से यही अपील है कि भाई हम सब की जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेदारी है, युवाओं की जिम्मेवारी ज़्यादा है कि भाई हम एक राजनीतिक अखाड़ा हमारे प्रदेश को ना बढ़ने दें। और जो युवा बच्चे हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, बच्चे तो नहीं कहेंगे उनको, यंग जनरेशन है जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? बस मेहनत करो, जो मेहनत करेगा उसके लिए मंजिल असंभव नहीं है।
आपने राहुल अत्री से बात करी, हमको 1-1.5 घंटा हो चुका बात करते हुए, कैसा लगा आपको बातचीत करते हुए? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और मैं जो बातें आज मैंने कही, जो आपने मैंने बहुत कम लोगों को ये पता है हम्म कि भाई आज तक तो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई ये पेटवाड़ नाम है, गोत है, क्या है भी। हम्म तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने खुल के, आपने पूछी भी, मैंने खुल के बताई, ईमानदारी से मैंने जवाब भी सबका सच में दिया है। हम्म तो आप बहुत अच्छा लगा और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जस्सी भाई। थैंक यू।